जरा सा अगर आपको याद दिलाएं तो हमने एएस केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक सेक्शन को आफ्टर कंप्लीटिंग रीडॉक्स स्टार्ट कर लिया था, और एक सेशन आप ऑर्गेनिक का ले पाए हैं मेरे साथ, और आज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा सेशन अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, पहले सेशन में हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी बातें की थी, क्विकली मैं उसे रिकॉल कर देता हूं। हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आज की तारीख में डिफाइन की जाती है एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। बहुत सारी स्टोरी लाइन को स्किप करके हमने आपको डायरेक्टली यूं ही इंट्रोड्यूस किया था कि आज की तारीख में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दो हिस्सों में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक की रूट है, ऑर्गेनिक की जान है, ऑर्गेनिक की बेसिक है, और उसके बाद उससे बनने वाले सारे कंपाउंड्स। तो इसीलिए हमने डिस्कशन हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट की थी। हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासिफाई किया था इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, इसके ऊपर बात हुई थी। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात में, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की जो है ना वो ड्रीम होती है, और उसके बाद अगर वो ड्रीम पूरी ना हो सके तो मजबूरी में वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। और उसके बाद फिर हमने अल्केन और एल्कीन के अंदर कुछ बेसिक ओ लेवल्स रिपीट किया था, जिसमें काउंटिंग आ जाती है, मीथेन, इथेन वगैरह वगैरह, जनरल फॉर्मूला आ जाते हैं। और इन सब की बात करने के बाद जो एक डिस्कशन हमने आखिरी की थी वो था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के क्या तरीके होते हैं। तो उसको लिखने के तरीकों में हमने उसको कहा था कि भाई मल्टीपल वेज है टू राइट अ कंपाउंड, जिसमें सबसे जो तीन इंपॉर्टेंट तुम लोगों को याद रखने थे वो है डिस्प्लेड फॉर्मूला, जिसमें सब कुछ डिस्प्ले हो जाता है, यानी तमाम एटम्स भी डिस्प्ले होते हैं और उनके बॉन्ड्स भी डिस्प्ले होते हैं। दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन था वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, यानी जिसमें हम बॉन्ड्स डिस्प्ले नहीं करते, सिर्फ इंडिविजुअल ग्रुप्स को डिस्प्ले करते हैं। और तीसरा फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम में डालता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, जहां पर हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्प्ले नहीं करते बल्कि उनके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं बस उन्हें डिस्प्ले करते हैं। ये तीन बेसिक फॉर्म्स थी। फिर कंडेंस फॉर्मूला था, और मैंने तुम लोगों को करके दिखाया था ये एक एग्जांपल। और फिर मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई मीथेन से डीकेन तक और इथीन से डीकीन तक ये जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। क्यों? जो प्रैक्टिस करेगा उसे ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और जो नहीं करेगा वो कंफ्यूज महसूस करेगा। और मैंने तुम लोगों को लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि भाई हम ऑर्गेनिक को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, रादर देन टॉपिक बाय टॉपिक जाएं। हम अपने हिसाब से मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक को पहले कवर करेंगे और जो बाकी साइड लाइन टॉपिक्स हैं उनको बाद में कवर करेंगे। तो आज की नशिस्त में हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक के इस इंट्रोडक्शन को ले लेने के बाद, जिसमें हमें इतना समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हमें इतना समझ में आ गया कि दो बेसिक क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन अभी हमने पढ़नी है, अल्केन और एल्कीन। अल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्कीन के इंट्रोडक्शन के बाद हमें यह भी समझ में आ गया कि कंपाउंड को लिखने के मल्टीपल वेज हैं, जिनमें तीन वेज पर हमें कमांड होनी चाहिए: डिस्प्लेड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्केलेटल फॉर्मूला। डिस्प्लेड फॉर्मूला जिसमें सब कुछ खुला खुला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें बॉन्ड्स नहीं है, और स्केलेटल फॉर्मूला जिसमें सिर्फ बॉन्ड्स हैं। ये तीन रिप्रेजेंटेशंस पर हमें कमांड होनी चाहिए। हमें कंफ्यूजन में नहीं जाना है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये सारी बातें करने के बाद आपको कुछ काम दिया था, मुझे दो तीन बच्चों ने तो व्हाट्सएप पे भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा, तो इससे मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि बाकी किसी ने किया ही नहीं होगा। माशाल्लाह, हमेशा की तरह ढीलपन का सारा इजहार जो है वो मेरे साथ ही कर लेते हो तुम लोग। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, क्या बोलूं मैं। चले भाई, कंटिन्यू करते हैं। तो आज की डिस्कशन में हम लोग पहले क्या बात करने जा रहे हैं बेटा? आज की डिस्कशन में हम दो हिस्सों में अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। पहले हिस्से में हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, जरा सी। ज्यादा डिटेल में नॉमेनक्लेचर पढ़ाना फजूल है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कंपाउंड्स पढ़ेंगे, तो नॉमेनक्लेचर खुद ब खुद सीख जाएंगे। कुछ बेसिक्स आपको बतानी है बस। तो आज का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा सेशन 2 में है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, इस पर हमने मुख्तसर सी बात करनी है, ज्यादा लंबी नहीं खींचनी। असल है आपको आइडिया देना कि भाई नॉमेनक्लेचर क्या है और अल्केन और अल्कीन पे कैसे। नॉमेनक्लेचर कहते हैं बच्चों नेमिंग को।
आप अल्केन और एल्कीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इस पर बात करनी है आपसे बहुत मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हालांकि जब आप एमडी कैट की तैयारी करेंगे आगे जाकर, तो वहां पर आपको बड़े स्ट्रक्चर के नेमिंग भी आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एएस लेवल पर या ए2 लेवल पे इवन कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर शामिल नहीं है। तो बहुत सारी जो एक्सेप्शंस और बहुत सारे एक्सेप्शनल रूल्स जो नॉमेनक्लेचर में होते हैं, वो आप ए लेवल्स में इनकाउंटर करते ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो जो बेसिक रूल्स हैं उन्हीं पर स्टिक करते हुए आपको कुछ नेमिंग सिखाने लगे हैं। नेमिंग में आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगा, चाहे तो आप रूल्स लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा अपनी मर्जी से, वरना अगर सिर्फ समझकर याद रख सकते हैं तो समझ के याद रखें। देखिए, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आ गया, मान लीजिए ये आ गया CH3 CH2 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 CH3, तो आप याद रखिए कि नेमिंग हमेशा कार्बन चेन पर बेस करती है। किस पर बेस करती है? कार्बन चेन पर। और अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो आपको इसमें 5 कार्बन कंटिन्यूटी में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। 5 कार्बन हैं जो एक दूसरे से कंटिन्यूटी में जुड़े हुए। अगर आप इसको एक चेन समझ लें तो ये कंटिन्यूअस चेन है। हर कार्बन, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। जिस तरह एक जंजीर होती है, एक चेन होती है, कंटिन्यूटी वाली चेन, तो ये बिल्कुल उसी तरह कंटिन्यूटी में एक चेन है। तो मैंने क्या कहा कि नेमिंग में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। नेमिंग हम कार्बन चेन को देखकर करते हैं। और जैसा कि हमें इस कंपाउंड में नजर आया कि 5 कार्बन की कार्बन चेन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो 5 कार्बन और बॉन्ड हमने यहां पर शो नहीं किया, लेकिन सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड होगा तो शो हुआ होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दरमियान में शो हुआ होगा। अगर कहीं पर भी बॉन्ड शो नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि सिंगल बॉन्ड है। नहीं तो आप उसको खोल के चेक कर लो, वैलेंसी, हर जगह वैलेंसी 4 होती है ना कार्बन की। तो आप अगर इस कार्बन को देखो तो इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए, एक कार्बन से बनाया हुआ है आगे, तो 4 हो गए। इसी तरह इस वाले कार्बन को देखें तो इसने 2 हाइड्रोजन से बनाए हुए, एक इस कार्बन से, एक उस कार्बन से बनाया हुआ है, इसके भी 4 हो गए। इसी तरह आप इस कार्बन को देखें, इसने भी दोनों तरफ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन से बनाए हुए, 4 हो गए। तो ऑलरेडी वैलेंसी क्या है? पूरी हुई हुई है। तो हमें पता है कि कौन से बॉन्ड बने हुए हैं दरमियान में? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए। अब तवज्जो रखना, तो अब चूंकि 5 कार्बन की सीधी सीधी चेन है, तो इसका नाम कोई आसमान से जिब्राइल लेकर नहीं आएंगे। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? क्या होती है 5 कार्बन की? भाई मेरा गला बैठा हुआ है, तुम लोग भी जवाब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? 5 कार्बन को क्या कार्बन को कहते हैं पेंट। और जब यहां पर हमें सारे बॉन्ड नजर आ रहे हैं कि सिंगल हैं, तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन। तो सीधा सीधा पेंटेन बन गया। सीधा सीधा नाम क्या बन गया बच्चों? पेंटेन बन गया। ये बात तो सबको समझ में आती है, यस और नो? बोलो भाई। यस सर। ओके। लेकिन इसी के साथ जरा एक और स्ट्रक्चर को देखिए, एक और स्ट्रक्चर को देखिए इसी के साथ। अब मैं एक और स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूं, कुछ ये। अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में भी आपको 5 ही कार्बन नजर आ रहे हैं। अगर आप अंधे नहीं हैं तो इस स्ट्रक्चर में भी आपको 5 ही कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो नंबरिंग होती है, नेमिंग होती है, ये होती है कार्बन चेन को देखकर। तो हमें चेन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और चेन का कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाता है, क्या दिखाता है? समझिए बेटा, आपने उन कार्बन की चेन बनानी होती है जो कंटिन्यूटी में अटैच है। कंटिन्यूटी में अटैच होने का मतलब है, जैसे ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। अब अगर यहां से मैं आगे चला गया तो ये वाला कार्बन जो ऊपर है, ये इस कंटिन्यूटी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कार्बन इससे तो अटैच है, लेकिन फिर ये कार्बन आगे अटैच नहीं है, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है। तो जब भी हम नेमिंग पे जाते हैं तो हमें कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी होती है, जो सबसे, यानी आसान लफ्जों में, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कीवर्ड क्या है? आपको नेमिंग करते हुए चाहे कैसा भी कंपाउंड आ जाए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, यानी उस कंपाउंड में, जैसे बचपन में पजल अगर आपने सॉल्व किए हो तो वो आता था कि फाइंड द राइट वे, रास्ता तलाश कीजिए। तो मल्टीपल रास्ते होते थे एंड पॉइंट तक जाने के लिए। आपको यहां पर सबसे लंबा रास्ता तलाश करना है। अभी तो छोटे कंपाउंड से बहुत इजी होता है, ठीक है। ये मैट्रिक फेडरल वालों के लिए ज्यादा मुश्किल है। आपकी तो नेमिंग बिल्कुल ही हलवा है, बगैर किए भी डायरेक्ट समझ में आ जाती है। तो हमने क्या कहा कि यहां से अगर हम ऊपर चले जाते सेकेंड कार्बन से, तो हमारा स्ट्रक्चर छोटा हो जाता। हमें चेन सिलेक्ट करनी है लंबी और सबसे कंटिन्यूअस चेन। तो अब यहां पर ये चेन में हमारे पास 4 कार्बन आएंगे। हमने ऊपर वाले कार्बन को क्यों स्किप किया? ताहा, सारा, ईमान,
क्या ये बात समझ में आती है इबादुर रहमान? जी अगर सर। हम ऊपर वाले कार्बन पे क्लिक करते तो हमें आगे वाले जी कार्बन को सर। छोड़ना पड़ता, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी है, यानी जो कार्बन भी हम चेन में ले लें उसके आगे भी वो कनेक्ट होना चाहिए। तो 4 कार्बन की चेन हो गई और एक कार्बन रिंग से, चेन से क्या हो गया, बाहर। बेटा जो चीज चेन से बाहर हो जाए ना, इसे हम केमिस्ट्री की टर्म में रेडिकल या ब्रांच कहते हैं, रेडिकल या ब्रांच कहते हैं। ठीक है जी। तो अब नेमिंग में 2 चीजें जुड़ गई। पहले नेमिंग में सिर्फ क्या थी, चेन की नेमिंग थी, पेंटेन कहा था। अब क्या है, चेन भी है और ब्रांच भी है, चेन भी है और ब्रांच भी है। तो मेरे बच्चे अब नेमिंग का सेकंड रूल आ गया कि जब चेन के साथ ब्रांच भी आ जाए तो अब आपको नेमिंग में पहले ब्रांच का नाम रखना है और फिर चेन का नाम रखना है, और उस ब्रांच का अटैचमेंट भी बताना है। यानी जब किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग हो जाती है तो अब हमें उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है, ताकि हम ये बता सकें नाम में कि वो ब्रांच कहां अटैच्ड है। नंबरिंग कहां से होती है, जहां से ब्रांच करीब है। देखो आप इस चेन के 2 एंड्स हैं, एक एंड ये वाला है, एक एंड ये वाला है। अगर मैं राइट एंड से नंबरिंग कार्बन की शुरू करूं 1 2 3 4 तो यूं होगी नंबरिंग, और लेफ्ट से शुरू करूं तो 1 2 3 4 होगी। तो क्या किसी भी तरह से कर सकते हैं? नहीं, अब्बा जान का राज नहीं है, बल्कि रूल ये कहता है कि जब किसी भी कंपाउंड में ब्रांच आ जाएगी तो नेमिंग वहां से होगी जहां से ब्रांच करीब है। तो यहां पर कौन से एंड से ब्रांच करीब पड़ेगी भाई, लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 और 4। नंबर जो होते हैं वो कार्बन चेन पर डलते हैं, ब्रांच पे नहीं डलते, नंबर डलते हैं कार्बन चेन पे। तो रूल समझते जाइएगा, जब कोई भी कंपाउंड बना हुआ आ जाएगा तो सबसे पहले उसमें बड़ी चेन सेलेक्ट करनी है, जो चेन से बाहर रह गया वो ब्रांच है। इज दैट क्लियर? उसके बाद उस चेन को नंबर करना है। नंबर कहां से करना है, जहां से ब्रांच करीब पड़ती है वहां से नंबरिंग की जाएगी। भाई सबको समझ में आ रहा है? मैं सबसे बार बार नहीं पूछ सकता, मेरे घर में बहुत तकलीफ हो रही है। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। तो यस चलेगा। तो जनाबे आली, ब्रांच जहां से नियरेस्ट है वहां से आपने नंबरिंग करनी है। तो यहां से आपने लेफ्ट साइड को पकड़ा बाय रूल, अगर कोई राइट साइड से करेगा वो गलत होगा। इज दैट क्लियर? अब जनाब जब नंबरिंग हो गई, अब नाम पे आ जाए। तो अब नाम जब लिखना शुरू करते हैं तो नाम कंप्लीट एड्रेस की तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, फिर चेन का नाम लिखते हैं, यही सीक्वेंस रहेगी। तो हम जनाबे आली, ब्रांच कहां मौजूद है, कौन से कार्बन पे, 2 पर। तो हम क्या लिखेंगे, 2। सबसे पहले पोजीशन बताएंगे ताकि हमें जब नाम पढ़े तो हमें पहले अंदाजा हो जाए कि ब्रांच कौन से कार्बन पर लगी हुई है चेन में। उसके बाद जो ब्रांच कार्बन्स की होती हैं, देखो जो हमने पढ़ा था अल्केन, हमने पढ़ा था अल्कीन, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्रांच की नेमिंग। ब्रांच होती है एज अल्काइल। ब्रांच क्या होती है, एज। जब कोई भी कार्बन चेन ब्रांच में आ जाए तो उसे हम अल के साथ YL लगा के नाम करते हैं। क्या समझे कि चेन या तो अल्केन है या अल्कीन है, लेकिन जो ब्रांच में कार्बन आ रहे हैं उन कार्बन को एज अल्काइल नेम किया जाता है। यानी एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, और मिथ के साथ YL लगा दें तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो दिस इज 2 मिथाइल। 2 क्यों बताया, क्योंकि पोजीशन 2 है, और क्या है, चेन एक कार्बन की है तो उसे हमने क्या कहा, मिथाइल। फिर आ गया चेन का नंबर। तो चेन क्या है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन की चेन, सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्या कहलाएगी, ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऊपर वाले कंपाउंड में भी ओवरऑल 5 कार्बन थे, नीचे वाले में भी ओवरऑल 5 कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से नाम अलग अलग है। एक है पेंटेन और एक है 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहीं पर बात नहीं, अब यही रूल बार बार समझाता हूं, रिपीट करता हूं। देखो एक और स्ट्रक्चर देखो, मैं तुमसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स अभी डिस्कस करने लगा हूं ताकि बात बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर जब तक ना हो बात हम आगे नहीं चलाएंगे। ये स्ट्रक्चर को देखें, फिर से रूल रिपीट करेंगे। भाई मैं बार बार आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि अपनी तरफ से इनपुट बढ़ा लें ताकि मेरा गला जरा साथ दे सके लंबा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी स्ट्रक्चर आ जाएगा घबराना नहीं है, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर आप पकड़ लें एक टर्मिनल, इस टर्मिनल से शुरू करके आप यहां तक आ जाएंगे, आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। यहां की जगह नीचे भी जा सकते थे, एक ही बात होती, क्योंकि नीचे जाते तब भी एक कार्बन छूटता और ऊपर गए तब भी एक ही कार्बन छूटा, तो कोई भी चेन ले सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे छूट, भाई नीचे अगर मैं चेन को, भाई कंटिन्यूटी नीचे भी जा रही है ना, अबे हाँ ना बोलो, अगर मैं यूं ले लेता तो फिर ये वाला कार्बन नहीं आता। कौन सा वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन लिया हमने, ये वाला कार्बन CH3 वाला आखिर वाला, ये नहीं आता। यस सुनो, ये चेन से बाहर छूट जाता। ठीक है, तो उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम बात होती ताहा अमान।
और अगर हम ऊपर चले गए तो तब भी सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जनाब दो चीजें चेन से बाहर रह गई, एक ये और एक ये। अब मैंने क्या कहा, जब चेन से बाहर कोई चीज रह जाए इसे ब्रांच कहते हैं, और अब नंबरिंग करनी जरूरी हो जाती है। नंबरिंग किस साइड से करते हैं, जहां से ब्रांच करीब होती है। मुझे बताइए लेफ्ट साइड से करेंगे या नीचे से करेंगे, बोले? तो नीचे से। नीचे से हो जाएगा क्योंकि ब्रांच नीचे से करीब हो रही है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन हो गई। और अब नेमिंग में जब आ जाते हैं, मैंने अभी बताया था ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, और ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, पोजीशन के साथ कि कहां अटैच्ड है। अब आप देखिए ये वाली ब्रांच भी मिथाइल है और ये वाली ब्रांच भी क्या है, मिथाइल है। दोनों एक एक कार्बन की हैं तो दोनों मिथाइल हैं। तो अब दोनों की चूंकि एक जैसी ब्रांचेज हैं तो एक साथ ही लिख देते हैं। 2 पर लगी हुई है और फिर कहां लगी हुई है, 4 पर, पोजीशन नंबर 2 पे लगी हुई है और फिर पोजीशन नंबर, इसको रट्टा नहीं लगाना है, अंडरस्टैंडिंग समझो कि पोजीशन नंबर 2 पे है और फिर पोजीशन नंबर 4 पे है। कार्बन नंबर 2 पर कार्बन नंबर 4, 2 4 कितने हो गए, 2, 2 4 डाई मिथाइल। 2 4 पहले एक ही था तो हमने पोजीशन और नाम लिख दिया था। अब एक से ज्यादा है तो पोजीशन भी लिखा, तादाद भी लिखी और नाम भी लिखा। 2 4 डाई मिथाइल, ये हो गई ब्रांच की नेमिंग। उसके बाद किसका नाम आता है, चेन का। तो चेन कितने कार्बन की है, बोलो भाई, 7 कार्बन की। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या कहलाएगा, हेप्टेन। कुछ आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? चलिए असली एग्जांपल देखें। अली महमूद फिर से आज लेट आ रहे हो क्लास में, क्या वजह है भाई? सर मुझे वो समझ नहीं आया कि आपने क्या कहते हैं ब्रांच की नंबरिंग नीचे से क्यों स्टार्ट की, आपने क्या कहते हैं वो हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं की? हॉरिजॉन्टली यहां जी से जैसे कि CH जी। बेटा नंबरिंग तो बेटा कोने से स्टार्ट होगी ना, जब आप चेन सिलेक्ट कर लेते हो, बैठ जाओ बेटा। जब चेन सिलेक्ट कर लेते हो तो चेन के दो ही कोने होते हैं। जैसे इस चेन में ये एक कॉर्नर था और यहां आपने एंड की थी तो दूसरा कॉर्नर ये था। तो नंबरिंग या तो यहां से स्टार्ट हो सकती थी या यहां से, दरमियान से थोड़ी नंबरिंग स्टार्ट होती। अगर आप कह रहे हो यहां से स्टार्ट करना, फिर तो ये कॉर्नर तो नहीं होता भाई। चेन जहां खत्म हो रही है, दो कॉर्नर्स होते हैं ना चेन के, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हमारा नीचे था तो इसलिए नंबरिंग नीचे से स्टार्ट हुई। तो सर वो जो CH3 है तो उसको फिर हम इग्नोर कर देंगे। वो ब्रांच बन गया ना, अगर हम उसे चेन में ले लेते फिर नीचे वाला CH3 जो है वो ब्रांच बन जाता। एक ही ओके बात। ओके सर। ठीक है, एक और मैं मल्टीपल एग्जांपल दूंगा लेकिन मुझे तुम लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि असल में नॉमेनक्लेचर हमने थोड़ी सीखना है। एग्जाम में नॉमेनक्लेचर पे फोकस नहीं कर रहा, लेकिन नॉमेनक्लेचर में इसलिए बताता हूं कि बच्चे घबराते हैं खामा में कि जी सर नेमिंग कैसे करेंगे। भाई नेमिंग मुश्किल है ही नहीं। बेस तुम्हारे तो छोटे छोटे कंपाउंड आते हैं, 4-5 कार्बन वाले कंपाउंड आते हैं बच्चों वाले हैं, उसमें नेमिंग को लेकर रोना तो फजूल बात है। तो नेमिंग की कुछ बेसिक समझना जरूरी है, इसलिए तुम लोगों को करा रहा हूं। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देखें। ये एग्जाम्पल पे जरा फोकस कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है जनाब। एक और एग्जाम्पल आ गई, फिर से याद कीजिए सर ने क्या बताया। सर ने बताया था जब कोई कंपाउंड आ जाएगा सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट, अरे बोलो ना, कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जो सबसे बड़ी हो और कंटिन्यूअस हो। तो अगर हम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे तो सीधी सीधी चेन हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी इस वक्त। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी चेन लेंगे तो या तो इतनी ही बड़ी बनेगी या इससे छोटी बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है कंटिन्यूअस कार्बन की। जब आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया तो अब आपके पास ये वाला पार्ट क्या हुआ, चेन से बाहर हो गया, और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, चेन से बाहर। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, दो ब्रांचेस। क्या ये दोनों ब्रांचेस सेम है या डिफरेंट है? अभी तक हम देख रहे थे तो सेम ब्रांचेस चल रही थी, लेकिन अब क्या है, ये डिफरेंट है। इस ब्रांच में एक कार्बन आ रहा है और उस ब्रांच में कितने कार्बन आ रहे हैं, दो। तो ये ब्रांच कौन सी है, मीथाइल, और वो कौन सी होगी, इथाइल। दो कार्बन की ब्रांच होगी इथाइल और एक कार्बन की क्या होगी, मिथाइल। तो दो अलग ब्रांचेस है। अच्छा, अब उसके बाद नंबरिंग गेम आ गया। तो नंबरिंग कहां से करें, तो नंबरिंग ब्रांच करीब पड़ रही है। तो अगर आप लेफ्ट साइड से देखो, ताहा लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड पे सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, और राइट साइड से अगर करें तो थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही है। तो कहां से नंबरिंग होनी चाहिए, सर सेकंड लेफ्ट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक से रूल्स हैं। अब जनाब नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग के बाद हम क्या करते हैं, पहले चेन का नाम लिखते हैं या ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। अब ब्रांच कौन सी है, हमारे पास एक इथाइल है और एक मिथाइल, दो डिफरेंट ब्रांच है। बेटा जब दो डिफरेंट ब्रांचेस आ जाए ना तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं।
जैसे मिथाइल का नाम एम से आता है और इथाइल का ई से आता है। तो जब दो ब्रांचेस आ गई हैं तो हम किसके नाम को पहले लिखेंगे, जिसका अल्फाबेट पहले आता है। इथाइल ई से है, मिथाइल एम से है, तो पहले नाम किसका आएगा, इथाइल का आएगा। इथाइल का। ठीक है जी। तो इथाइल की पोजीशन बताइए, क्या पोजीशन है, 5 पर इथाइल है, तो हमने लिख दिया 5 इथाइल। 5 इथाइल मतलब, और अकेला था तो तादाद नहीं आई, बस 5 पर इथाइल आ गया। उसके बाद क्या है, फिर 2 मिथाइल। नंबर आ गया, मिथाइल कहाँ है, 2 पर। 2 पे। 5 इथाइल 2 मिथाइल, 5 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है। और उसके बाद चेन का नाम आ गया, चेन कितने कार्बन की है, 7 की, तो क्या हेप्टेन। कहलाएगी, हेप्टेन कहलाएगी। ठीक है जी। 5 इथाइल, देखो इस नाम का फायदा क्या है, अगर तुम स्ट्रक्चर को 2 मिनट के लिए हटा दो, सिर्फ नाम को देखो, स्ट्रक्चर रीड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें स्ट्रक्चर क्या बता रहा है कि 7 कार्बन की चेन है, जिसमें 5th कार्बन पे 2 कार्बन की ब्रांच लगी हुई है और 2nd कार्बन पर 1 कार्बन की ब्रांच लगी हुई है। देखो नाम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें। नाम इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है कि हेप्टेन, आखिर में चेन का नाम आता है, तो तुम्हें बताया जा रहा है कि कंपाउंड में 7 कार्बन की चेन है। फिर तुम्हें बताया जा रहा है कि 5वें और दूसरे कार्बन पर अलग अलग ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो आप नाम से वापस स्ट्रक्चर भी रीड्रॉ कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, अब और बड़ी एग्जांपल देने जा रहा हूं। ये बड़ी मैं अपने शौक से नहीं कर रहा हूं, मुझे सर्टेनिटी हासिल करनी है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। फिर असल तो टॉपिक ये नहीं है, असल टॉपिक कुछ और है आज की क्लास का। ठीक है जी। तो अगला एग्जाम्पल देखो, अब मैं सिर्फ कार्बन बना रहा हूं, ठीक है, बार बार हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा। ठीक है जी। ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे लेवल से बाहर ही चले गए हम। ये जैसे आपके एमडी कैट वगैरह में आते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। इतना बड़ा तुम्हारे सिलेबस में स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं कि भाई अगर रूल अंडरस्टैंड कर गए तो बड़ा छोटा कुछ नहीं है, समझ सारा एक ही तरीके से होता है। ठीक है जी। अब पहला रूल क्या था, जब कोई स्ट्रक्चर आएगा, अच्छा हाइड्रोजन मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने शुरू में बताया कि हाइड्रोजन पे नेमिंग डिपेंड भी नहीं करती, कितने हाइड्रोजन से फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग आती है कार्बन पर। तो अब मुझे सब बताइए, रूल नंबर 1 क्या होता है, क्या सिलेक्ट करना होता है हमने, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। बताइए कि लॉन्गेस्ट चेन कहां से कहां तक की होगी। तो आप एक टर्मिनल से शुरू कर लेते हैं, जाते रहते हैं जाते रहते हैं जाते रहते हैं जाते, अब यहां तक आने के बाद या तो आप ऊपर जा सकते हो या नीचे, किसी एक तरफ चले जाओगे कि दोनों तरफ एक एक कार्बन ही आ रहा है। तो लेट्स सपोज मैं ऊपर चला गया, समझ में आ गई भाई ताहा, चेन ये ऐसे कैसे सिलेक्ट हो गई, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। अब जो रिंग जो चेन से बाहर रह गया वो क्या है, ब्रांच है। तो एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई कार्बन की, एक ब्रांच ये आ गई, और एक ये पूरी ब्रांच आ गई। यस और नो? जी सर। इसी तरह एक ये वाली ब्रांच आ गई, ठीक है ना, ये वाली ये आ गई ब्रांच। इसमें अगर आप गौर से देखें, अंधे नहीं है, तो ये और ये कौन सी ब्रांचेस हैं, मिथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल। तो ये सारी क्या है, मिथाइल है। और एक ब्रांच है जो डिफरेंट है, ये वाली प्रोपाइल। कार्बन प्रोपाइल। प्रोप, और नाम में लग जाएगा YL, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। वेरी गुड, जो भी जवाब दे रहा है वेरी गुड। अब बेटा नाम लिखने से पहले हम किसकी बात करेंगे, नंबरिंग की। तो नंबरिंग कहां से होती है, जहां से ब्रांचेस ज्यादा करीब हो। तो अब अगर आप राइट साइड से देखें तो 2nd कार्बन पे ब्रांच है, लेकिन लेफ्ट साइड से देखें तो 2nd कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, तो किसकी प्रेफरेंस हो जाएगी, राइट साइड से ब्रांच आ रही है, लेफ्ट साइड से डबल आ रही है ब्रांच, इसका मतलब किसकी प्रेफरेंस होगी, लेफ्ट साइड। 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की ये चेन है। अब उसके बाद हम किसकी नंबरिंग, किसकी नेमिंग करते हैं, पहले ब्रांच की। तो ब्रांच 2 थी, मिथाइल M से है, प्रोपाइल P से है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, M, तो पहले किसका नाम आ जाएगा, मिथाइल। अब पहले मिथाइल की क्या लिखेंगे, पोजीशंस, कहां कहां अटैच है, देखो 2 पर 2 है, तो 2 2 बार लिखेंगे, 2 2 2 2, फिर किस पर है 3, फिर किस पर है 5, फिर किस पर है 7, 2 2 3 5 7, ऐसा लग रहा है एड्रेस लिख रहे हैं, 2 2 3 5 7, कितने हो गए ये 5। पेंटा मिथाइल, पेंटा क्यों लिखा, जैसे मैंने बताया 5 ज्यादा नंबर होगा तो तादाद भी लिखेंगे। तो 2 2 3 5 7 पेंटा मिथाइल, पेंटा मिथाइल। उसके बाद किसका नाम आएगा, 2nd ब्रांच, 4 प्रोपाइल। प्रोपाइल कहां पर अटैच्ड है, पोजीशन नंबर 4 पर, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। अब आ जाएगा चेन का नाम, चेन का नाम क्या है, ऑक्टेन। ठीक है, चेन का नाम क्या हो गया, ऑक्टेन हो गया। ऑक्टेन। भाई कोई बेसिक तुम लोगों को समझ में आ रही है, ऑनलाइन इतने बच्चे मौजूद, जी सर। बच्चे मौजूद हो,
ठीक है। जी अब सर। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत समझ लग गई है, मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे करके दिखा दो। तीनों में नाम सही आने चाहिए। अगर नाम गलत आया ना, फिर पूरी क्लास आज नॉमेनक्लेचर भी फेल लूंगा मैं, जो कि मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो। ठीक है, मैं 3 या 4 एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं, जल्दी जल्दी ऐसे ही खूबसूरती से चेन सिलेक्ट करो, नंबरिंग करो, नाम निकालो। तुम सबके नाम सेम आने चाहिए। ठीक है, नाम अगर किसी का आगे पीछे आया ओके तो सर। गड़बड़ होगी। ठीक है जी, तो लिखें। सिर्फ कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। रास्ता तलाश करना है चेन में। जानबूझ के टेढ़ी मेढ़ी चेन्स दे रहा हूं ताकि बात समझ में आई है या नहीं आई पता लग जाए। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर ये है, घबराना नहीं है, बस आपने एक एंड से, दरमियान से चेन नहीं उठा लेना। अतः भाई, दरमियान से चेन नहीं शुरू होती, कोई एक एंड जिससे आगे कोई कार्बन ना हो वहां से शुरू करनी है। ठीक है, और मेक श्योर कर लेना इस बात को कि चेन जो है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, और तीसरा स्ट्रक्चर जो है ये 3 नाम आप निकाल लें। अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह, ज्यादा जल्दबाजी में मत रहिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि चेन सिलेक्ट करनी है, और देखो, और एक बार मेक श्योर कर लेना है कि चेन आपने सही ली है। चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए बेटा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अच्छा, ये पहले स्ट्रक्चर में थोड़ा एडिट कर रहा हूं मैं, जरा देख लीजिएगा। पहले स्ट्रक्चर में थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूं, तवज्जो। पहले स्ट्रक्चर में एडिटिंग देख लें, मैंने एक कार्बन यहां बढ़ाया है और 2 कार्बन यहां बढ़ाए, यूं करें। अब करें पहले स्ट्रक्चर सर को पूरा दोबारा से देख लें। प्रोग्रेस आपने तबाह कर दिया। भाई तबाह कर दिया तो ठीक कर लो ना, यहां पर मैंने 2 कार्बन बढ़ाए हैं। ठीक है, जरा एक बार पहले स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लीजिए। ठीक है जी, और फिर ध्यान से कीजिए। चैलेंज ये है कि आप सारे बच्चों का नाम सेम आना चाहिए, और नहीं आया तो आज पूरी क्लास में नॉमेनक्लेचर ही कराता रहूंगा। रूल कुछ मुश्किल नहीं है। पहला रूल, चेन सिलेक्ट करना लंबी, सबसे लंबी कंटिन्यूअस चेन। दूसरा, जब चेन सिलेक्ट हो जाए जो चीजें बाहर रह गई वो ब्रांचेस हैं, जिनको अल्काइल के तौर पर नाम दिया जाएगा। तीसरा, चेन पर नंबरिंग करना जहां से ब्रांच करीब है। चौथा, पहले ब्रांच के नाम लिखना और फिर आखिर में चेन का नाम लिखना। ये बेसिक से रूल्स हैं, जल्दी से इसको अप्लाई करें और मुझे नाम निकाल कर, पहले स्ट्रक्चर का नाम आ जाए तो जरा कंफर्म कर दें तो अच्छा है, मुझे थोड़ी तसल्ली होगी। हमजा हसन, हमजा हसन चौधरी जी सर। हो रहा है? जी सर, वो मैं पहला वाला दूसरे तरीके से कर लिया, तो आप काट के वो कर होने वाला था हाँ, तो दूसरे दोबारा जो तरीके मैंने से बाद में बनाया वो वाला करें, पहले तरीका से नहीं जी कर। सर, वो कर रहा हूँ। क्या पहले वाले में चेन सिलेक्ट हो गई है सबसे? बच्चों, क्या पहले वाले में चेन सिलेक्ट कर लिए? सर मेरा जी नाम सर। आ गया। पहले मुझे कंफर्म कीजिएगा कि चेन सबने ऐसी ही ली है। जिसने चेन ऐसे सिलेक्ट की है बस वही ठीक है, इसके अलावा किसी ने कोई और तरीका इख्तियार किया है वो गलत है। पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि जब आपने चेन सिलेक्ट की होगी तो चेन लॉन्गेस्ट ये होगी जो मैंने अभी हाईलाइट की है येलो में, और फिर 2 ब्रांचेस रह जाएंगी, एक मिथाइल और एक प्रोपाइल। क्या ऐसे ही चेन सिलेक्ट की है, किसी ने डिफरेंट किए तो बताइए मुझे। जी, फातिमा, आमना, सारा, हमजा, इबाद, फायजा, अली महमूद, आफरीन, सबने ऐसी चेन सिलेक्ट की थी? वैसे की है। ऐसी ही की? यस। जी सर, ऐसे की है। ऐसे ही की है। नंबरिंग किस साइड से की है? राइट से, लेफ्ट से? राइट साइड से। राइट से। ठीक है जी, तो पहले का नाम लिखने जा रहा हूं, चेक कीजिएगा सही है क्या नहीं। 4 मिथाइल 5 प्रोपाइल प्रोपाइल और नोनेन। नोनेन।
क्या सबका नाम यही निकला है पहले स्ट्रक्चर का? जी सर। ईमान, आप जी जिंदा हैं, सर। मर गई हैं बेटा, जवाब ही नहीं दे रही हैं आप। सर जी सर सेम आया। सेम आया है जी। सारा, सारा थारवानी, सर सेम आया। सारा तुम आखिर में बताती हो जी। फातिमा, तो सेम है। सेम आया है, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर पे चले। अगले स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर आपने चेन सेलेक्ट की है, सर अभी वहाँ 1 सेकंड सर प्लीज। सर करने तो दें पहले। सर रुक जाए 1 मिनट। अच्छा सर अच्छा 1 सेकंड। अच्छा भाई, मैं नहीं कर रहा, अच्छा मैं मिटा दे दूं। अगले स्ट्रक्चर में मल्टीपल तरीकों से चेन सेलेक्ट हो सकती है, बस अगर सही से करेंगे तो सबका नाम एक ही जैसा आएगा। सिर्फ आपको ये अंदाजा करना है कि चेन की नेमिंग, नंबरिंग ये क्या चीज है, ताकि आप आगे जब स्ट्रक्चर्स पढ़ें तो वहां नेमिंग करना आपको चैलेंज ना लगे। बस ये है असल मकसद ये कराने का। यूसुफ हो रहा है? आपने पहला सही निकाला था। दूसरा बगैर देखे को जी, दूसरे का नाम आ गया है। ऑनलाइन वाले बच्चों इबाद नाम निकाल लिया है? नहीं सर। आ गया नाम? आफरीन, ताहा अहमद हो गया बेटा नाम? नहीं सर। ताहा वाहिदी नाम निकला? सर नाम आ गया। सर 1 2 3 4 क्या कह रहे हो? सर नाम ये है क्या? 2 3 4 5। देखिए एक मिनट रुक जाए, पहले तो सुन लीजिए कि चेन अगर आप निकाल रहे हैं तो चेन या तो आपने यूं ली है तब भी ठीक है, अगर आपने ये वाला और ये वाले कार्बन पे एंड किया है तब भी ठीक है, यहां से शुरू करके वहां एंड किया है तब भी ठीक है। यानी अगर आपने एंड में कोई ऊपर की जगह नीचे वाला कार्बन या नीचे की जगह ऊपर वाला कार्बन ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आप नंबरिंग पर आए होंगे तो नंबरिंग कहां से की गई है? लेफ्ट से की है, राइट से की है? आप जब लेफ्ट से देखते हैं तो सेकंड पे ब्रांच है, और राइट से देखते हैं तब भी सेकंड पे ब्रांच है। फिर आप थर्ड कार्बन को देखते हैं उस पर भी डबल ब्रांच है, फोर्थ यहां से देखते हैं तब भी डबल। तो हर लिहाज से बराबर है, नंबरिंग कहीं से भी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। अब जब नंबर नेमिंग की होगी तो ये आ जाएगा 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 हो गई है। 1 2 3 4 8 5 6 7 8। लेकिन ये डाइमिथाइल और मिथाइल मिथाइल। सॉरी, जो एक में 2 में तो डाइमिथाइल नहीं आ रहा ना, 2 में तो सिर्फ एक मिथाइल आ रहा है तो 2 एक तो ही और 2 तो बाकी एक सब बार लिखा है ना। में डाइमिथाइल आ रहा है। किसमें डाइमिथाइल आ रहा है? पता नहीं सर, छोड़ना। नहीं 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 भाई, अपना कंफ्यूजन क्लियर करो बेटा। सेकंड नहीं कार्बन सर, वो जैसे लाइक 3 4 5 6 में जो है 2 मिथाइल है ना ऊपर नीचे। तो अच्छा वो मिला के लिखेंगे, सही है सही है। सर ऑक्टा मिथाइल ऑक्टा हेप्टेन। मिथाइल, ऑक्टा मिथाइल समझ में आया, क्योंकि 8 मिथाइल हो गए ना बेटा। ऑक्टा मिथाइल और आखिर में चेन का नाम एज हेप्टेन। हेप्टेन। ये बताओ किसका नाम ये नहीं निकला है? जी इंशाल्लाह नहीं निकला तुम्हारा नाम। हाँ भाई, सारा, हमजा, सर मेरा यही था। आमना, फायजा। Yes, यही है सर। मेरा सही है। इनको डाइमिथाइल नहीं लिख सकते? सॉरी, ये 3 4 5 6 इनको डाइमिथाइल नहीं लिख सकते? डाई क्यों लिखोगे बेटा? डाई तो कहते हैं 2 को, 2 मिथाइल तो नहीं है ना भाई। अरे एक इस कार्बन के साथ 2 नहीं लगे हुए? नहीं बच्चे, देखो ये सारे मिथाइल है ना। देखो बेटा, ये भी मिथाइल है, 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 ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो सारे मिथाइल को एक साथ लिखेंगे। जब सारे मिथाइल हैं, एक एक कार्बन की ब्रांच है ना बेटा ये सारे, तो ये थोड़ी होगा कि 3 वाले को एक अलग लिखेंगे भाई। ये थोड़ी लिखेंगे 3 3 डाइमिथाइल, फिर 4 4 डाइमिथाइल, फिर 5 5 डाइमिथाइल। तो ये इस तरह नहीं लिखा जाएगा। जब एक जैसी ब्रांचेस है तो सारी पोजीशंस एक साथ लिखकर उनका टोटल नंबर एक साथ लिखेंगे। तो इसलिए 2 3 3 4 4 पोजीशन सारी एक साथ लिखी गई हैं। बात समझ रहे हो मेरी या नहीं समझ रहे? ठीक है सर। ये सारे मिथाइल है ना ये। तो जब आप 3 3 सिर्फ फिर डाइमिथाइल नहीं करोगे, फिर 4 4 पे दोबारा डाइमिथाइल करना पड़ेगा। तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना, 3 3 डाइमिथाइल पे 4 4 डाइमिथाइल।
तो आप एक साथ लिख लेते हैं भाई 3344 टेट्रामीथाइल। तो इसलिए सारे जो एक जैसे ब्रांचेस हैं उनको एक साथ लिखा जाएगा। इसी तरह आप लास्ट वाला कर लिया तुम लोगों ने या वो बाकी है अभी? सर 1 सेकंड दे दो, बस वो कर रहा हूँ। लास्ट वाला मजेदार स्ट्रक्चर है। सर अभी 1 मिनट सर, आप क्यों कर रहे हैं सॉल्व? हाँ तुम करो ना, मेरा भी दिल चाह रहा है, फारिग बैठा हूँ क्या करूँ। आमना आपसे नहीं हो रहा बेटा, फातिमा आसिम तुम लोगों का जवाब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सर मुझसे हो रहा है। जी फातिमा आपसे नहीं हो रहा? नहीं सर हो रहा है। तो भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्ड तो करो जी। आ गया नाम लिखे? जी क्या कह रहे हैं? मुझे बताइए कितने लोगों का ये नाम निकला है? सर मेरा यही हुआ है। सीक्वेंस भी यही, आगे पीछे तो नहीं कर दी सीक्वेंस? नहीं सर सीक्वेंस भी यही है। सर 2 डाइमीथाइल। सर 2 और 4 सर डाइमिथाइल। क्या बात, बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। सही फरमाया आपने, मैंने मिस कर दिया एक मिथाइल, बिल्कुल 2,4 डाइमिथाइल होगा, बिल्कुल ऐसे, एब्सोल्युटली राइट। सर डाई क्यों होगा? बेटा 2 मिथाइल हो गए ना। देखो हम जब एक एक ब्रांच होती है तो हम उसमें नंबर, तादाद, पोजीशन लिखते हैं, नाम लिखते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे मिथाइल 2 बार आ रहा है तो तादाद भी लिखी जाती है। जैसे आपने ऊपर ऑक्टा मिथाइल लिखा था क्योंकि 8 मिथाइल हो गए थे। तो सीक्वेंस क्या होती है? पोजीशन, फिर नंबर और फिर नेम। और जब नंबर एक ही होता है तो फिर जाहिर है पोजीशन और नेम आ जाता है, तादाद नहीं आती। तो चूंकि 2 मिथाइल 2 हो गए थे इसलिए वी नीड टू मेंशन 2,4 डाइमिथाइल। जबकि जैसे इथाइल एक ही था तो हमने 7 इथाइल लिखा, प्रोपाइल एक ही था तो हमने सिर्फ 5 प्रोपाइल लिखा, वहां पर कोई डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ऊपर वाले नाम में भी आप देखिए, जब इतने सारे मिथाइल थे, 8 मिथाइल थे, तो हमने वहां ऑक्टा मिथाइल करके लिखा था। यहां पर मिथाइल 2 थे, तो आपने जब चेन सेलेक्ट की तो चेन में नंबरिंग कहां से हुई? हमें लेफ्ट साइड से हुई नंबरिंग, क्योंकि लेफ्ट साइड से ब्रांच जी। थी। और उसके बाद फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रांच का नाम आया। इथाइल जो है वो पहले आ गया, वो 7th कार्बन पे पड़ रही थी, 7 इथाइल हो गया। उसके बाद मिथाइल 2 बार आ रहा था, पोजीशन 2 पे भी आ रहा था, पोजीशन 4 पे भी आ रहा था, तो 2,4 डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद फिर प्रोपाइल 5th कार्बन पे आ रहा था तो 5 प्रोपाइल हो गया। और फिर चेन का नाम 10 कार्बन की चेन थी तो डीके में गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? डुएबल है? कर लोगे? हाँ भाई करा रहा हूँ डबल बॉन्ड वाला, एक तो सर फरमाइश, बस एक सवाल है। डबल बॉन्ड वाला करा ले। ताहा समझ में आ गई बात? सर एक सवाल है। हाँ बोलो। जी सर। सर मैं कह रहा हूँ कि सर आप नंबरिंग उस हिसाब से करते हैं जहाँ पे लाइक सबसे लाइक पहले जहां से सबसे नियरेस्ट, क्लोज होता है। जिससे नियरेस्ट होती है, जिस सही साइड है। से ब्रांच नियरेस्ट होती है। मैं नहीं, अपने हिसाब से, रूल के हिसाब से यही बात है कि ओके जहां से ब्रांच करीब है, यही तो समझा रहा हूँ। इसी में सबसे ज्यादा गलती होती है नॉर्मली बच्चों से, कि नॉर्मली सही सर। ब्रांच का नाम लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन ये उनको समझ नहीं आता कि ब्रांच किस तरफ से लिखी जाएगी, नंबरिंग किस तरफ से होगी, तो कहीं से भी कर देते हैं। तो बाज दफा तुक्के में वो सही हो जाता है और तुक्के में गलत हो जाता है। तो याद रखिए जब भी आप नेमिंग करेंगे तो ब्रांच नियरेस्ट जिस साइड से पड़ेगी वहां से नेमिंग नंबरिंग होगी। ठीक है? जी सर। ठीक है, जैसे इस स्ट्रक्चर में हमने राइट साइड से नेमिंग नहीं की, नंबरिंग नहीं की है, क्योंकि राइट साइड से हमें चौथे कार्बन पे ब्रांच मिलती, लेफ्ट साइड से हमें दूसरे कार्बन पे ही मिल रही है, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी। किसी ने राइट से की तो वो गलत काउंट किया जाएगा। बेटा ये बात समझ आने के बाद अब मैं तुम लोगों को बताने लगा हूं थोड़ा सा डबल बॉन्ड का भी। एक आध एग्जांपल डबल बॉन्ड वाला दे देता हूं, इससे भरपूर आइडिया तुम्हें मिल जाएगा कि भाई नंबरिंग कैसे होती है, नेमिंग कैसे होती है। और उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। ये हम ग्रेवी पढ़ रहे हैं सारी, ये ग्रेवी वाला टॉपिक है। ये असल में
पढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि आप डरे बगैर ऑर्गेनिक कर सकें। नेमिंग में बार बार लिखूं नहीं हर जगह, आपसे पूछूं तो आप बता दें कि यार ये नेम होगा। नेम कहीं चैलेंज नहीं बनना चाहिए आपके लिए, ना स्ट्रक्चर से नेम चैलेंज होना चाहिए, ना नेम से स्ट्रक्चर चैलेंज होना चाहिए। अब अगला स्ट्रक्चर देखें जरा, डबल बॉन्ड में भी छलांग लगाते हैं आपके साथ, ठीक है, कोई मसला नहीं होता डबल बॉन्ड में। अभी आपको बताते हैं क्या डिफरेंस आ जाता है, बस थोड़ा सा फर्क आता है, वो देखें। जब आप डबल बॉन्ड की नंबरिंग करते हैं तो अब चेन अभी भी आपने लॉन्गेस्ट ही लेनी है, लेकिन अब चेन में एक और शर्त है, वो क्या कि चेन ऐसी होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड लाजमी आ रहा हो। यानी मान लीजिए एक डबल बॉन्ड नहीं, दो नहीं, चार पांच डबल बॉन्ड है पूरे कंपाउंड में, तो आपने चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें सारे डबल बॉन्ड आ जाए, एक भी डबल बॉन्ड मिस ना हो, भले से चेन छोटी हो जाए, भले से चेन। तो समझना, डबल बॉन्ड पर जब आ गए तो अब एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया ना, अल्केन के बाद डबल बॉन्ड अल्कीन बना देता है कंपाउंड को। तो इसलिए अब जब नेमिंग चेन सिलेक्शन होगी तो उसमें एक रूल और ऐड हो गया कि आपने लॉन्गेस्ट चेन तो लेनी है, लेकिन डबल बॉन्ड उसमें आने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड मिस हो रहा है, डबल बॉन्ड और लॉन्गेस्ट चेन आप ले रहे हो, तो ये चेन ही गलत हो गई आप, ठीक है। तो इसलिए यहां बार इतने मुश्किल एग्जांपल तो आपके सिलेबस में है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि नेमिंग आपकी सिलेबस की इंतहाई हलवा नेमिंग है, रूल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा तो सारी क्लासेस में तुम अप्लाई कर लोगे। अब जैसे यहां पर हम चेन सिलेक्शन पे जाएंगे, तो मैं यहाँ एक टर्मिनल से स्टार्ट हुआ, ये गया 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 गया, अब नीचे जाऊंगा तो एक कार्बन आएगा, ऊपर जाऊंगा तो किस साइड जाना चाहिए मुझे? ऊपर। चला गया तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है ना। तो अगर मैं नीचे जाता यहां से लेकर तो एक कार्बन आता चेन में, और ऊपर गया हूं तो कितने कार्बन आए हैं? दो। तो लॉन्गेस्ट चेन कब बनती? जब मैंने ऊपर जाके फैसला किया, यस और नो? जी सर। ठीक है। अब जनाब आली फिर वो बात हो गई, जो चीज रिंग से बाहर रह गई वो हमारी ब्रांच है, ये ब्रांच। अब नंबरिंग, अब नंबरिंग किसको देख के होगी बेटा? अब चूंकि कहानी में डबल बॉन्ड आ गया है तो ब्रांच से ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड की होगी। ब्रांच से ज्यादा प्रेफरेंस क्या होगी? यानी जैसे जैसे डबल बॉन्ड के। ना कि फंक्शनल ग्रुप ऐड होते चले जाएंगे तो प्रेफरेंस उनकी होगी नंबरिंग में। जैसे यहां पर पहले ही प्रेफरेंस मिलेगी डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड को अगर आप लेफ्ट साइड से देखें, राइट साइड से देखें, 1 2 3 4 कार्बन पे आ रहा है, और लेफ्ट से देखें तो फिर 1 2 3rd कार्बन पे आ रहा है, सही है जी। तो यहां पर डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस पहले होगी, 1 2 3 4 5 6 7। आप लेफ्ट साइड से ही नेमिंग करेंगे, राइट साइड से नहीं करेंगे। फिर समझा दूं, अगर आप यहां राइट से करते तो डबल बॉन्ड चौथे कार्बन पे आता, लेफ्ट से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पे आ रहा है, तो जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा वहां से होगी। अच्छा ऐसा होता, मान लो ऐसा होता कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे आ रहा होता, फिर आ जाती ब्रांच की प्रेफरेंस। किसकी प्रेफरेंस आ जाती? मान ब्रांच की लीजिए प्रेफरेंस। साइड पर, दोनों साइड से चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा होता, फिर आप ब्रांच को देखते कि ब्रांच कहां से नियरेस्ट है। तो बेसिक प्रेफरेंस ब्रांच की है। अब जैसे जैसे उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड होते जाएंगे तो आप उसको प्रेफर करोगे, तो डबल बॉन्ड की पहली प्रेफरेंस है, तो इसलिए नंबरिंग यहां से हो गई। अब जनाब नाम आ जाएगा, तो नाम में पहले वही है, ब्रांच का नाम लिखेंगे, क्या नाम हो जाएगा? 2,5 डाइमिथाइल। दो आ गए मिथाइल, तो 2,5 डाई मिथाइल। उसके बाद हम चेन का नाम लिखते थे, चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की, ठीक है। तो अल्केन में क्या लिखते थे? हेप्टेन। हेप्टेन लिख देते थे। लेकिन अब हेप्टेन। चूंकि इस चेन में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो एक तो ये हेप्टेन नहीं होगा, हेप्टीन होगा। और दूसरा अब ये भी बताना डबल पड़ेगा कि बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड? 3rd कार्बन पर। तो बेटा 3rd कार्बन। जाएगा हेप्थ्रीन। डबल बॉन्ड को किसको कहते हैं? तो 7 कार्बन की चेन हेप्टीन सीधी सीधी होती, लेकिन अब इस नेम को कैसे लिखा जाएगा? हेप्थ्रीन। कि भाई 7 कार्बन की चेन है जिसमें 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। 3rd पोजीशन पे क्या है? जो नेम है ना, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। हेप्थ्रीन, इसको 3 हेप्टीन भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा आइडियल और स्टैंडर्ड वे यही है हेप्थ्रीन लिखना। देखो क्या क्या चेंज हुआ, अभी भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, फर्क ये आ गया कि डबल बॉन्ड को लेना लाजमी है। फिर प्रेफरेंस नंबरिंग में डबल बॉन्ड की है, डबल बॉन्ड जहां से करीब होगा नंबरिंग वहां से होगी। उसके बाद अभी भी रूल वही है कि ब्रांच का नाम पहले पड़ेगा, और जब चेन के नाम में आओगे तो चेन का नाम पहले सीधा सीधा लिखते थे क्योंकि कोई अलग से मेंशन करने वाली चीज नहीं थी। अब आप चेन के नाम में डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना, उसे भी मेंशन करोगे, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखें, और बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये एक स्ट्रक्चर हमने उठा लिया,
भाई मेरे साथ मिलके करें, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेनी है, फिर आप एक टर्मिनल को पकड़ लें, यहां से पकड़ लिया, शुरू किया, गए गए, डबल बॉन्ड लेना लाजमी है। अब यहां से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, कहां जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे आप, भाई लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना, तो ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो 2 चलो, ऊपर कार्बन आएंगे, जाएंगे। नीचे जाऊंगा तो 1 आएगा, तो मैं कहां जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, यस और नो। अब जो जो बाहर रह गया वो क्या हो गई, ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच, और सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं, मिथाइल है ना सारी, एक एक कार्बन की ब्रांच। अब नंबरिंग, नंबरिंग किसको देख के करनी होती है, डबल बॉन्ड को, अरे बोलो यार किसको देख के करनी होती है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक ब्रांच कम कर रहा हूं, एक कार्बन कम कर रहा हूं, ताकि बात एक समझा सकूं। तो यहाँ चेन यहां खत्म हो गई, और चेन यहां खत्म होने के बाद ये सिचुएशन है, ठीक, मैंने एक कार्बन कम किया ताकि मैं एक और रूल समझा सकूं। अब जनाब जब आप नंबरिंग की तरफ आते हो, तो नंबरिंग में आप क्या देखते हो कि अगर राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तब भी 1 2 3 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मालूम हुआ कि प्रेफरेंस नंबरिंग में डबल बॉन्ड की होती थी, लेकिन अब चूंकि डबल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वल है, तो डबल बॉन्ड को देखकर नंबरिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसको देखेंगे, ब्रांच को, ब्रांचेस को। ब्रांच को देखिए, तो ब्रांच राइट साइड से देखें तो सेकंड पे ब्रांच, थर्ड पे ब्रांच, लेफ्ट साइड से देखें तब भी सेकंड पे ब्रांच, और तो ये हर लिहाज से सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हर लिहाज से क्या है। तो अब इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर दे, नाम एक ही जैसा निकलेगा, जो राइट से करके नाम निकालेगा वो भी वही होगा, और जो लेफ्ट से करके निकालेगा वो भी नाम सेम ही निकलेगा। तो आप कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, लॉजिक को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लॉजिक समझे कि पहले आपने डबल बॉन्ड को देखा, डबल बॉन्ड के लिहाज से जो है वो नंबरिंग दोनों लिहाज से, दोनों जगह से इक्वल आ रहा था। फिर आपने देखा किसको, कि ब्रांचेस को, तो ब्रांचेस भी दोनों जगह से इक्वल पड़ रही थी, तो अब आप कहीं से भी नंबरिंग कर देंगे। अब आ जाओ नाम पे, नाम कैसे देंगे भाई, पहले ब्रांच का नाम बोलो, 2 फिर 3 फिर 4 5 फिर 5, 4 हो गए, ब्यूटा 4 का मिथाइल कितना होगा, ओ टेट्रा क्या, मिथाइल के बाद चेन कितनी है, 6 कार्बन की है, और डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, थर्ड, तो 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स, हेक्स डबल बॉन्ड है थर्ड 3 पोजीशन पर, हेक्स 3 इन हेक्स 3 समझे नहीं समझे, अरे भाई समझे नहीं समझे, फातिमा, ईमान, आमना, अमान, ताहा, सारा, यस सर, समझ गए। इबादुर रहमान, बात बिल्कुल क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है, ताहा अहमद वाहिदी क्लियर है, यस सर। ठीक है। एक आखिरी एग्जाम्पल तुमसे करवा लेता हूं, उसके बाद बस नॉमेनक्लेचर को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, हम मेन टॉपिक पे चले जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल तुम कर लो अपने शुभ हाथों से। ये चले आप कर लीजिए। बल्कि इसमें डबल बॉन्ड एक ही कर रहा हूं मैं, एक हटा दिया मैं, एक डबल बॉन्ड हटा दिया, जरा स्ट्रक्चर ध्यान से बनाइएगा, ये है स्ट्रक्चर। अब जनाब अली इसको करने की कोशिश कीजिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सही करें। मैंने फिर बताया कि इस तरह के टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर आपके सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन सिर्फ ये दिखाना कि जो आपने सिंपल पे अप्लाई करना है वही कॉम्प्लिकेटेड पे भी अप्लाई करना है, बस ध्यान से करना है, हैंगओवर में नहीं होने चाहिए। हो गया, बताओ नाम क्या होगा, नहीं सर, नहीं सर। अमान तुमसे कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है सर, कर रहा हूँ। हाँ भाई
इंशाल हुआ? समझ कुछ लगी है कि क्या लॉजिक है पीछे नेमिंग के? है भाई इंशाल? सर मैंने आपको चैट में लिखा है। अली महमूद ने, अच्छा जी। अली भाई माशाल्लाह आज जो है ना वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव ज्यादा हुए हैं, विच इज वेरी गुड, माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा जी, अभी अली थैंक भाई यू देख सर। लेते हैं कि आपका नाम ठीक है नहीं है, मेरे ख्याल में शायद ठीक ही है जी। बच्चों निकाल लिए, चेन सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले तो आपने चेन क्या यही सिलेक्ट की है? जब आपने ऐसी चेन सिलेक्ट की होगी तो आपके पास एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी और एक ब्रांच ये होगी। नंबरिंग डबल बॉन्ड को देखकर होती है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 होगी। उसके बाद जनाब आली आप देख रहे हैं कि दो जो ब्रांचेस हैं वो 3 कार्बन वाली है यानी कि प्रोपाइल है, और दो ब्रांचेस जो हैं वो एक एक कार्बन वाली है यानी मिथाइल है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से 3 और 5 पर क्या आ गया इंशाल्लाह? 2 डाइमिथाइल। उसके बाद फिर क्या सीन हो गया? फिर 2 और 3 पे डाई प्रोपाइल। 3 पर डाई प्रोपाइल हो गया। और X2 उसके बाद फिर चेन आ गई। चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। X1 और बॉन्ड कहां पर है? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन के बाद। पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड हो ना, तो आप सिंपल हेक्सीन भी लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड को फॉलो करते चलेंगे तो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं लिखा हुआ हो, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन 1 है। ठीक है, हेक्स 1 इन का मतलब तो यही है कि 1 पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर सिंपल हेक्सीन लिखा हो तो डबल बॉन्ड कहां है? तब भी फर्स्ट कार्बन पे ही है। ठीक है जी, क्योंकि अगर फर्स्ट के अलावा कहीं और है तो फिर पोजीशन लिखना मैंडेटरी है, और अगर फर्स्ट पर है तो आप कोई हेक्सीन लिख दे, पोजीशन भूल जाए, तब भी ठीक ही काउंट होगा, क्योंकि अंडरस्टूड लिया जाएगा फर्स्ट कार्बन को। और अगर हेक्स 1 इन लिखे तो और बेहतर है। तो भाई ये था एक नेमिंग का बेसिक्स। भाई सबका नाम यही निकला है जी? हमजा, अमान, फातिमा? जी सर। जी सर। जी सर यही है। जी सर। तो आपके कहने पर मैं यकीन तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मान लेता हूं क्योंकि आगे बढ़ना है मुझे। तो इसलिए जो है ये था हमारा वो ग्रेवी डिस्कशन, जो कि हमें इस ऑर्गेनिक से एक बेसिक जो है ना हमें अंदाजा देता है कि भाई नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ है वो क्या है। इतना बड़ा हुआ भी नहीं है, आपको बेसिक्स कुछ 2-3 समझनी है। एक चेन का कॉन्सेप्ट, नंबरिंग का कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा फिर पोजीशंस लिखने का कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, और यही आपको मॉड्यूलेट कर करके जगह जगह अप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे यहां तक की डिस्कशन, ये हमारी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन थी, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और सबके बारे में बेसिक सी बकवासें की। अब फॉर द फर्स्ट टाइम हम केमिस्ट्री के कोर डिस्कशन में घुसने वाले हैं, और ये कोर डिस्कशन शुरू होगी हाइड्रोकार्बन से। याद कीजिएगा तो हाइड्रोकार्बन में याद आएगा कि दो तरह के हाइड्रोकार्बन थे, अल्केन जो आपने पढ़ने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा पढ़ना था? अल्केन, जिसमें कार्बन ने सारे बॉन्ड सिग्मा बनाए हुए, सिंगल बनाए हुए। और अनसैचुरेटेड से हमने पढ़ना था एल्कीन, जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। यस और नो? तो अब हम बेटा विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। अच्छा, और इस अल्केन की केमिस्ट्री को पढ़ते हुए जिस एग्जाम्पल को हम बुक से रेफरेंस बनाएंगे वो है मीथेन। तो इसलिए बेटा समझना बहुत जरूरी है कि हम मीथेन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम एल्केन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बच्चे बड़ी मुश्किलों से बड़ा रट्टा लगा लगा के मीथेन के रिएक्शंस याद करते हैं, एग्जाम में प्रोपेन के आ जाते हैं। अब बच्चा कहता है सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। भाई आपने विजन ही गलत बनाया है। आप जो पढ़ेंगे वो मीथेन के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक में आप ये एएस ओ लेवल में पढ़कर आए हैं कि ये होमोलोगस कंपाउंड होते हैं, इनका केमिकल बिहेवियर एक जैसा होता है। जैसे मीथेन बिहेव करेगा वैसे ही इथेन भी बिहेव करेगा, वैसे ही प्रोपेन भी बिहेव करेगा। तो लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से जब एग्जामिनर मीथेन की जगह प्रोपेन पे सवाल पूछेगा तो आप घबरा जाते हैं। इसीलिए मैं समझाऊंगा तो मीथेन पर ही बुक के, लेकिन जब हम साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें मैं सारे ऊट पटांग एग्जांपल आपको कराऊंगा, जस्ट टू मेक यू रियलाइज के भाई वैसे ही होगा। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि यार कर लोगे। ऑर्गेनिक जो है ना डर का गेम है, अगर आप डर गए तो घर गए, नहीं होगा फिर आपसे, फिर आप नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि अब जब मैं जैसा कहूंगा वैसा याद करना है, वैसे ही रट्टा लगाना है, वैसे ही समझना है।
मेरे बच्चों, जब हम कोई भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अब हमारे पास मल्टीपल केमिस्ट्रीज आने वाली, अल्केन की आएगी, फिर एल्कीन की आएगी, फिर डेरिवेटिव क्लासेस की आएगी। हर केमिस्ट्री में मेरा पैटर्न चेंज नहीं होगा। और हमारा पैटर्न क्या है? हर केमिस्ट्री में हम दो चीजें सीखेंगे, एक प्रेपरेशन, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। जब तुम रिपीट करने बैठोगे, रिवाइज करने बैठोगे, रिकॉल करने बैठोगे, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करने बैठोगे, फिंगर टिप पर वर्बली जो डिस्कशन फ्लुएंटली तुमसे होगी, वो क्या है कि भाई अल्केन की केमिस्ट्री आंखें बंद की, कितने प्रिपरेशन, कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज, कितने प्रिपरेशन, तुम ये कितना हल कर लो, कैसे होगा ये मैं हल कर दूंगा, तुम्हें रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हें बस सही तरीके से जो प्रिपरेशन है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी हेडिंग्स याद रखनी है। और वो हेडिंग कैसे याद आएगी? पहले तादाद पता हो कि भाई प्रिपरेशन कितनी तरीकों से थी, केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी थी, और हेडिंग तक तुम याद कर लो। अंदर का मवाद जो असल में तुम्हें डर का सबब है वो मैं तुम्हें रटवा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लोगे तुम। हेडिंग याद होनी चाहिए। जिसको हेडिंग याद है, हेडिंग के अंदर का बगैर देखे कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड आ जाए इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। शुरू करते हैं जनाब। अल्केन जो है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ी मीठी मीठी सी, कि अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, यस और नो? यस, इट्स अ हाइड्रोकार्बन क्लास। जनरल फॉर्मूला क्या? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता है, मैं रिकॉल कर रहा हूं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है जी। अच्छा, जब सैचुरेटेड है यानी सारे बॉन्ड सिंगल है कार्बन के, तो ये पेट भर गया है उनका, स्टेबल है या लेस स्टेबल होंगे? स्टेबल है। जब Stable. पेट भर गया है तो ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब है रिएक्टिविटी हाई होगी, लो होगी? लो होगी सर। कंट्रीब्यूट करो ना, बोलो। ये अब लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो गया। ये क्लास के बाद लर्निंग नहीं करनी है, अभी लर्निंग करनी है। क्लास के बाद सिर्फ रिवाइज करना है। तो अभी जितना जितना लर्निंग समझो, याद कर रहे हो तुम। लो, ये सारे पॉइंट्स आप खुद ही कंक्लूड कर सकते हो। लो रिएक्टिव है, आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, और जब रिएक्ट करेंगे भी ना तो ये एडिशन के थ्रू रिएक्ट। देखो, रिएक्शन के अब ऑर्गेनिक में हम दो पैटर्न सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जब जगह नहीं होती है तो आप कैसे करते हो कि एक को उठाते हो और दूसरे को बिठाते हो। तो जब अल्केन्स ऑलरेडी सैचुरेटेड क्लासेस हैं, इनके पास जगह नहीं है, पेट इनका भरा हुआ है, तो अब क्या है कि पहले आपने इनको खाली कराना है और फिर उसकी जगह कोई नया एटम ऐड होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन पैटर्न कहलाता है। जबकि एडिशन क्या है कि जगह खाली है, जैसे यहाँ क्लास में कुर्सियां खाली हैं, कोई भी बाहर से आए तो वहां बैठ जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग एनीबडी एल्स। तो चूंकि अल्केन्स एक जो है वो सैचुरेटेड क्लास है, भरी हुई क्लास है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए एक तो रिएक्शन आसानी से नहीं करेंगे, और जब करेंगे भी तो कौन से रिएक्शंस करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलो करेंगे। ताहा, बात समझ में आ रही है? जी ताहा सर। बात नहीं? इबादुर रहमान, आमना, अमान, अली, जी जी सर। सर। क्लियर है बेटा बात यहां तक की? ये तो इंट्रोडक्टरी बातें हो गई। अब आ जाओ मेजर, जो हमारा क्राइटेरिया है। ये बातें सबको क्लियर है? रेलेवेंस टू कॉन्सेप्ट में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई है, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए 4-5 बातें आपके साथ लिखी थी। अब हम आ जाते हैं इसमें प्रिपरेशन। और जैसा कि मैंने कहा कि हम रेफरेंस टू मीथेन की एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम हेडिंग यहां लगा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। लेकिन जो चीज हम मीथेन के लिए सीख रहे हैं वो अप्लाई हर जगह होगी, हर अल्केन पर होगी। बेटा, अब सबसे पहले जो तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूं कि दो हिस्सों में तुम्हें याद करना है हर केमिस्ट्री में, प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब शुरू हो गए प्रेपरेशन पे। प्रेपरेशन में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के तरीके कितने हैं, कमर्शियल तरीके, लेबोरेटरी मेथड कितने हैं जिनको कॉमनली फॉलो किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अल्केन्स को बनाने के दो कॉमन मेथड्स हैं। कितने हैं भाई? रिपीट करते जाओ नंबर, कितने दो मेथड हैं। हैं? सर, दो कॉमन मेथड्स। Commercially can be prepared only by 2 ways. दो कमर्शियल मेथड हैं। नंबर 1, पहला मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। ये जो रॉ ऑयल निकाला जाता है, इस रॉ ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, और इससे कई सैकड़ों जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोलेट किए जाते हैं। आपको इस वक्त फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस याद नहीं रखना है, उसकी स्टेजिंग पर फिलहाल बात नहीं करनी है। आपको मेहरबानी फरमाकर इतना याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे अल्केन्स आइसोलेट किए जाते हैं, जा सकते हैं, जिनमें मीथेन भी है।
फ्रैक्शन, पहला मेथड कमर्शियल मेथड जो कि अल्केन्स या मीथेन प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। और ये मेथड कोई सिर्फ अल्केन के लिए नहीं इस्तेमाल होता बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। क्रूड ऑयल में से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 13,000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोलेट किया जाता है, तो इसमें बहुत सारे अल्केन्स हैं। तो कमर्शियल लेवल पर अल्केन्स को हासिल करने का एक बेसिक तरीका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जो क्रूड ऑयल के साथ किया जाता है। अभी के लिए हम डिस्कशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बिल्कुल भी नहीं जा रहे, इसमें तुम्हें फिलहाल कोई रिएक्शन याद नहीं करना है। पहला सिर्फ तुम्हें हेडिंग पकड़नी थी, दैट वाज फ्रैक्शनल, अरे बोलो यार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। सेकंड कितने तरीके थे भाई? 2 तरीके थे। पहला हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसमें हमने इतना फिलहाल जाना कि जब हम क्रूड ऑयल को बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पास करते हैं तो उसमें लार्ज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें बहुत सारे अल्केन्स भी बनते हैं, मीथेन भी बनता है, ऑक्टेन भी बनते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा मेथड जिस पर तुमसे सवाल भी ज्यादा पूछे जाते हैं वो है क्रैकिंग, और ओ लेवल्स में भी पढ़ा था तुमने। अच्छा, क्रैकिंग 2 तरह से आ सकती है। क्रैकिंग पे अलग से नोट भी आ जाता है पेपर 2 में, 3 मार्क का। 3 मार्क का नोट आ जाता है, छोटा सा क्रैकिंग के रेफरेंस पे बात करनी होती है। 4 मार्क का भी आ सकता है, वरना वैसे हमारे पैटर्न पे पक्के होने चाहिए, लेकिन क्रैकिंग में हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल बताएंगे आपको, क्या, ताकि नोट भी कवर हो जाए। तो पहला तो है कि भाई अल्केन बनाने के या मीथेन बनाने के कमर्शियली कितने तरीके हैं? 2। अच्छा, एक बात और याद आ गई, बताना भूल जाऊंगा, मीथेन का जो कॉमन नेम है ना वो होता है मार्श गैस। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस। क्यों? क्योंकि मीथेन मार्शी प्लेसेस पर, जो दलदली इलाके होते हैं जहां ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो रहा होता है, तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नेचुरली ये गैस प्रोड्यूस होती है। मैं जरा बताऊं, गटर का ढक्कन बहुत अरसे से अगर खुला ना हो, गटर का ढक्कन अगर बहुत अरसे से खुला ना हो और आप उसे खोलते ही उसमें तीली माचिस की दिखाएं तो धमाका हो जाएगा। क्यों? और होता भी रहता है। क्यों ऐसा होता है? कि भाई उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जा रहा है और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है डिकम्पोज होता है, और इस डिकम्पोजिशन में जो गैस बनती है वो मीथेन होती है। और मीथेन एयर के साथ मिक्स होकर एक खतरनाक मिक्सचर बनाती है जिसे फायर डैम्प कहते हैं, जो कि एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है। और जब इसमें आप आग लगाते हैं तो ये सिर्फ आग नहीं पकड़ता, फ्लेमेबल नहीं होता, बल्कि एक्सप्लोजन के साथ ये फटता भी है। तो इसलिए इसको मार्श गैस कहा जाता है। मार्शी एरियाज में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से इट इज द गैस जो कि फॉर्म होती है। ठीक है, पर्टिकुलरली मीथेन के लिए ठीक। वापस आ जाते हैं, अपने पैटर्न पे स्टिक करते हैं। तो मीथेन बनाने के कितने तरीके हैं, या अल्केन बनाने के कितने तरीके हैं? भाई आवाज आनी चाहिए। 2 तरीके। नंबर 1 फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड। जरा क्रैकिंग नोट डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, क्रैकिंग एज द नेम सजेस्ट, क्रैकिंग इज अ प्रोसेस, अभी लिखवाऊंगा भी। क्रैकिंग वो प्रोसेस है जहां पर किसी बड़े कंपाउंड को क्रैक किया जाए, बड़े कंपाउंड को, बड़े हाइड्रोकार्बन को तोड़ा जाए टू प्रोड्यूस स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। असल में इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ना बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं जो 50 कार्बन के हैं, 60 कार्बन के हैं, 70 कार्बन के हैं, 30 कार्बन के हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स डायरेक्टली कहीं पर इस्तेमाल कमर्शियल यूजेज में नहीं होते, क्योंकि ये बहुत हैवी हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका डायरेक्टली हमारे कमर्शियल यूजेज में कोई इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूं कि 30 कार्बन का मुझे एक हाइड्रोकार्बन मिला, अगर मैं उसे 8 कार्बन में कन्वर्ट कर लूं तो वो ऑक्टेन बन जाएगा, 9-10 कार्बन में बन कर लूं तो डीजल केरोसिन बनेगा। तो कहने का मतलब है वो डीजल, वो ऑक्टेन, वो केरोसिन, वो ज्यादा यूजफुल कंपाउंड्स हैं। यस और नो? तो बच्चे, क्रैकिंग क्या है? इट्स अ कमर्शियली एक यूजफुल टेक्निक है कि जहां पर हमें नेचुरली जब कोई बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है और हमें डायरेक्टली उसका कोई ज्यादा यूज नजर नहीं आता, तो हम उसे क्रैक करके स्मॉलर कंपाउंड जो कि आमतौर पे ज्यादा यूजफुल होते हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो क्रैकिंग को डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है। लेट मी डिफाइन क्रैकिंग फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस स्मॉलर hydrocarbon is called cracking.
वो प्रोसेस जहां पर हम बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर क्रैक करके छोटे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, बड़े मगर लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करके छोटे लेकिन ज्यादा यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। क्रैकिंग Yes, sir. दो बातें Yes, हमें sir. और सीखनी है बेटा। क्रैकिंग में दो बातें और सीखनी है। नंबर 1 कि क्रैकिंग यूजुअली दो तरीकों से की जाती है, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। ये मैं क्रैकिंग का नोट कवर कर रहा हूं ताकि अगर क्रैकिंग पर सवाल आ जाए तो आपके पास इनफ डिटेल हो लिखने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग यूजुअली दो तरीकों से की जाती है। एक को कहते हैं हम थर्मल क्रैकिंग और एक को हम कहते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। बहुत आसान है, बहुत सिंपल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। थर्मल क्रैकिंग का मतलब क्या है कि किसी हाइड्रोकार्बन को आपने पकड़ा और पकड़कर इन एब्सेंस ऑफ हीट प्योरली गर्म करके, प्योरली हीट करके आपने उसके बॉन्ड को तोड़ दिया, उसके कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ा और तोड़ने से वो कंपाउंड स्प्लिट हो गया छोटे कंपाउंड्स के अंदर। तो इसे हम कहेंगे थर्मल क्रैकिंग। यानी आसान लफ्जों में, जब एब्सेंस ऑफ एयर एयर नहीं होनी चाहिए वरना तो कंबशन हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ एयर में प्योरली आप क्या करें? उसे हीट करें और हीट करके आप बॉन्ड्स को ब्रेक करें, तो ऐसे प्रोसेस को हम थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। जबकि कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि एक सूटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, एक सूटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है विद हीट एज वेल। हीट यहां भी करना पड़ेगा, सिर्फ कैटलिस्ट से काम नहीं चलेगा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की एक्टिवेशन को नीचे ले आता है, जिसकी वजह से अगर एक चीज थर्मल क्रैकिंग में 1000 डिग्री पे जाके क्रैक होती तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो सकता है 700 डिग्री पे ही क्रैक हो जाए। दोबारा समझना कि थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग ये दो मेथड्स हैं क्रैकिंग के लिए। एक में प्योरली हीट किया जाता है और एक में कैटलिस्ट सूटेबल यूज किया जाता है और साथ में हीट भी किया जाता है। तो अब किसी के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अगर कैटालिटिक, यानी अगर मैं हेड टू हेड पूछूं कि ज्यादा फीजिबल कौन सा प्रोसेस है, बोलो भाई, कैटालिटिक या थर्मल? कैटालिटिक सर। जवाब क्या मिलेगा? कैटालिटिक। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक क्रैकिंग में आपको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, यस और नो, तो आपकी सेविंग होगी। लेकिन तो फिर सवाल ये है कि जब कैटालिटिक क्रैकिंग ही ज्यादा फीजिबल है तो हम थर्मल क्रैकिंग को एलिमिनेट क्यों नहीं कर देते? भाई सिंपल सा रीजन है कि कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए जरूरी है कि उस रिएक्शन का एक सूटेबल कैटलिस्ट भी तो हो, और उतने हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद वो कैटलिस्ट खुद भी तो स्टेबल रहे। तो जिन कंपाउंड्स के लिए हमें सूटेबल कैटलिस्ट मिल जाते हैं हम उनकी थर्मल क्रैकिंग नहीं करते, हम उनकी कैटालिटिक करते हैं। लेकिन हर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करने के लिए उतना ही हाई टेम्परेचर पर स्टेबल कैटलिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन फिर हमें थर्मल क्रैकिंग भी करनी पड़ती है, विच कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। नंबर 1। नंबर 2, ये तो हो गई टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। फिर क्रैकिंग में दूसरी चीज पूछी जाती है आपसे, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग हम कर क्यों रहे हैं। तो क्रैकिंग बड़े कंपाउंड से छोटा कंपाउंड बनाने के लिए हो रही है, लेकिन कौन से कंपाउंड? तो यूजुअली बेटा क्रैकिंग का जो एम है वो 3 कंपाउंड्स प्रोड्यूस करना है। क्या? क्रैकिंग के मेथड के थ्रू आप स्मॉलर एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हो, आप स्मॉलर एल्कीन्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और क्रैकिंग के थ्रू ही आप बहुत सारी हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो क्रैकिंग का जो इंपॉर्टेंस है, कमर्शियल यूजेज है, वो 3 पर्पस के लिए होता है। हम बहुत सारे स्मॉलर अल्केन्स भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द नोट ऑफ क्रैकिंग। तो क्रैकिंग को फिर जस्ट क्विकली रिकॉल करें। सवाल शुरू कहां से हुआ था कि अल्केन की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अल्केन जो सैचुरेटेड क्लास है, एक स्टेबल क्लास है, उसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं विद द रेफरेंस टू मीथेन, जिसको मार्श गैस भी कहते हैं, बिकॉज ये मार्शी एरियाज में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होने वाली गैस है। फिर हमने बताया कि भाई मीथेन या अल्केन को प्रिपेयर करने के कमर्शियली तरीके कितने? आपने कहा 2 तरीके हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा क्रैकिंग के अंदर क्या है कि भाई बड़े हाइड्रोकार्बन्स की, जो यूजुअली बड़े अल्केन्स होते हैं, उनकी क्रैकिंग की जाती है, ब्रेक डाउन किया जाता है टू प्रोड्यूस स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। 2 तरह से इस प्रोसेस को किया जा सकता है, प्योरली बाय यूजिंग हीट एंड बाय यूजिंग सूटेबल कैटलिस्ट अलोंग विद हीट। तो ज्यादा फीजिबल यकीनन कैटालिटिक क्रैकिंग है। और अच्छा, एक और बात, कैटालिटिक क्रैकिंग में इस्तेमाल होने वाला वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये लिखना बेटा,
ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो याद रखनी है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैटलिस्ट जो कैटालिटिक क्रैकिंग में इस्तेमाल होता है वो होता है Al2O3, एल्यूमिना कहते हैं इसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑल्सो नेम्ड एज एल्यूमिना। ठीक है, प्लीज मेंशन इट। One of the most suitable catalyst for a lot of cracking methods is alumina. ये क्यों लिखा हमने? क्योंकि कहीं पर रिएक्शन में एरो पर अगर तुम्हें Al2O3 लिखा हुआ नजर आ गया तो तुम रिलेट कर सको कि यार ये Al2O3 कहां पर इस्तेमाल होता है? क्रैकिंग करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो वन ऑफ द मोर कॉमनली यूज्ड कैटलिस्ट इन क्रैकिंग इज Al2O3, आपकी बुक में मौजूद है। फिर क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो कमर्शियली 3 पर्पस के लिए क्रैकिंग को किया जाता है, टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल स्मॉलर अल्केन्स, टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल स्मॉलर अल्कीन्स एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द नोट ऑफ क्रैकिंग। इज दैट क्लियर? कोई मसला परेशानी दिक्कत तो नहीं है? यहां तक आसान लग रहा है? यहां तक जी सारा थाड़वानी? जी बेटा बोले। सर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में एक और भी तो आता है प्रोसेस, बता दीजिए मुझे। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। बेटा वो तो आप जबरदस्ती डाल सकते हैं। हम अगर बुक के पैटर्न एग्जाम के वो हम भी लेकर आएंगे, लेकिन हम उसे यहाँ डाल नहीं रहे, हम उसे कहीं और पढ़ेंगे और किसी और नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। जो मेथड आपको करा रहा हूं वो मेथड आपको सबसे ज्यादा इजीली डाइजेस्ट करने के लिए वो फीजिबल रहेगा, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन वो मेथड हम किसी और हेडिंग में करेंगे, एल्कीन में करेंगे, और वो आप समझ जाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। असल में एक ही रिएक्शन मल्टीपल तरीकों से आ रहा है, तो हम सारे तरीकों को याद नहीं रख सकते, हमें एक पर स्टिक करना है और सीख लेना है कि जब ये रिएक्शन आएगा हमने क्या करना है। बस फिर हमें अंदर का मवाद मालूम होगा कैसे करना है, फिर हमारे लिए ये टेंशन नहीं है कि वो किस हेडिंग में आ रहा है। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन आप इसको और समराइज कर लो, अल्केन बनाने के कितने तरीके? 2। चलो आगे चलते हैं। 2 पर बात डन हो गई। अब आ जाते हैं, जब हमने कहा था जब कोई भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब क्या हेडिंग आनी चाहिए? अरे बोलो भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, यानी पर्टिकुलरली मीथेन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन या पर्टिकुलरली मीथेन। बेटा यहां पर प्रिपरेशन 2 हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़नी है वो भी 2 ही। पहली केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात करनी है वो है कंबशन, जो सिर्फ अल्केन में नहीं आएगी बल्कि सारी ऑर्गेनिक में बार बार आएगी, कंबशन। और दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात करनी है वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, कंबशन और सब्स्टिट्यूशन। आज चूंकि वक्त कम रह गया है, आगे बायोलॉजी की क्लास भी है, तो कंबशन में जल्दी से सिर्फ पढ़ा रहा हूं, फिर हम सब्स्टिट्यूशन इंशाल्लाह ताला सैटरडे को करेंगे। कंबशन की प्रॉपर्टी ये एक बार तमीज से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बार बार आएगी और बार बार मैं सिर्फ लिख दूंगा और आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। कंबशन किसे कहते हैं? जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है इसे हम कंबशन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन क्या करती है? हर एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देती है। कंबशन कहते हैं बर्निंग के प्रोसेस को। तो जब हम कोई भी अल्केन ले लें, मसलन हम मीथेन ले लें और उसे हम कंबस करें, एयर की प्रेजेंस में हीट करें, तो जनाब क्या होने वाला है? पैटर्न सीख लीजिए, रिएक्शन का पैटर्न इंपॉर्टेंट है। हर एलिमेंट जो इस कंपाउंड में है वो ऑक्सीडाइज होने वाला है। तो कार्बन विल गेट ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड दीज रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन हमेशा कैसा होगा? सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं जरा? सॉरी, आप थोड़ा सा जरा ऊपर कर सकते हैं कंबशन और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर? जी बस ठीक है। ठीक है ना। कंबशन, तो कंबशन जो है, जब आप किसी भी, अगर मीथेन नहीं ले रहे, देखो मैं एग्जांपल में मल्टीपल एग्जांपल दूंगा, आप मीथेन की जगह ले लें प्रोपेन ले लें, C3H8 ले लें और एयर आप प्रोवाइड करें और उसको बर्न करें, तो अगेन अभी भी वही पैटर्न है कि कार्बन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाएगा? वाटर में। सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी उस पे फर्क पड़ेगा। जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी बढ़ती चली जाएगी। यस और नो? ठीक है ना, वरना प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि कंबशन भी 2 तरह के पैटर्न में होती है, ओ लेवल में भी पढ़ा था आपने। अगर आप किसी भी कंपाउंड को कंबस्ट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एयर में, यानी ऑक्सीजन इनफ है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो मुकम्मल ऑक्सीडाइज हो जाए। और जब मुकम्मल ऑक्सीडाइज होंगे तो इस कंबशन को हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं।
क्या कहते हैं? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन वो प्रोसेस है जिसमें आपने एक्सेस ऑफ एयर प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से हर एलिमेंट को अच्छे से ऑक्सीडाइज होने का चांस मिल रहा है। और जब अच्छे से ऑक्सीडाइज होने का चांस मिलेगा तो कार्बन विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाउएवर, अगर हम कंबशन में ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर दें, यानी हम वही मीथेन रखें, ऑक्सीजन भी वही रखें, लेकिन लिमिटेड सप्लाई हो एयर की, या हमारा जो कंपाउंड है वो इम्प्योर हो, दो बातें हैं। लिमिट, आपके बुक में तो सिर्फ लिमिटेड सप्लाई की बात है, लेकिन दो सूरतें हो सकती हैं। एक कि एयर की सप्लाई लिमिटेड हो, दूसरा कंपाउंड बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज वाला हो। तो ऐसी सूरत में हर एलिमेंट को सही से ऑक्सीडाइज होने का चांस नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे कि जो कार्बन भाई साहब हैं, या तो वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएंगे, कार्बन ही रह जाएंगे, या अगर ऑक्सीडाइज हुए तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हो पाएंगे। हाउएवर, चूंकि हाइड्रोजन एक छोटा एटम होता है तो जरा सी ऑक्सीजन गेन करके भी ये वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कार्बन विल आइदर चेंज टू कार्बन पार्टिकल, जिसको हम कार्बन सूट भी कहते हैं। आप एक मोमबत्ती को जलाकर, कैंडल को जला के कार्बन सूट हासिल भी कर सकते हैं। अगर एक मोमबत्ती जला के थोड़ा सा उसके डिस्टेंस पे एक कागज या टिश्यू पेपर रख देंगे तो कार्बन पार्टिकल्स उसपे छोटे छोटे कलेक्ट होने लगेंगे। तो मोमबत्ती में इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो रही है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की वजह से नहीं हो रही होती, बल्कि क्योंकि वैक्स जो है वो इंतहाई इम्प्योर कंपाउंड होता है, तो हर एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो रहा होता, इस वजह से इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो याद रखिएगा, इनकम्प्लीट कंबशन दो सूरतों में होती है। या तो आपका जो कंपाउंड है वो बहुत इम्प्योर है, जैसे घर में जो चूल्हा है, अब उस चूल्हे में जो गैस आ रही है वो मेजरली तो मीथेन है, 94 to 96% मीथेन है, लेकिन 4% में इंप्योरिटीज भी हैं। इस वजह से जब चूल्हा जलता है तो उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट कंबशन भी हो रही होती है। इंप्योरिटीज की कैसी कंबशन हो रही होती है? इनकम्प्लीट, जिसकी वजह से आपने देखा होगा चूल्हा इस्तेमाल के साथ क्या हो जाता है? काला हो जाता है। देगची जब आप चूल्हे पे रखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? काली। उसी जगह अगर आप लकड़ी पे खाना पकाओ तो और जल्दी काली हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो इसलिए जब मिक्सचर आ जाएगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर नहीं होगा, तो इस वजह से भी कंबशन, बावजूद इसके कि एक्सेस सप्लाई हो एयर की, तब भी कंबशन कैसी हो जाएगी? इनकम्प्लीट। ये बात आपकी बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तजुर्बे में हमारे इल्म में आती है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हो या कंपाउंड इम्प्योर हो, इंप्योरिटीज के साथ हो, तो कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती है, जिसमें पर्टिकुलरली कार्बन जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो या तो वो एज कार्बन सूट रह जाता है, या वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाता है। क्या ये बात समझ में आई है भाई? Yes, sir. जी ताहा, कोई कंफ्यूजन है? सवाल पूछना चाह रहे हो? नहीं सर, सब क्लियर है। ठीक है मेरे बच्चे, हम अपने टाइम को पूरा हो जाने की वजह से मजबूरन इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। कंबशन तक हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन में कंडीशन जरूर मेंशन कर लीजिएगा। आज की क्लास की 2-3 अहम लर्निंग में कैटालिटिक क्रैकिंग में इस्तेमाल होने वाला Al2O3 आपके जहन में हमेशा बैठा रहना चाहिए। क्रैकिंग पर्टिकुलरली किन 3 पर्पसेस के लिए हेल्पफुल है ये पता होना चाहिए। और कंबशन इनकम्प्लीट कब हो जाती है? एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई और कंपाउंड का इम्प्योर होना दोनों शामिल होना चाहिए। जी बेटा। सर, ये जो कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, इसमें भी एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए या उसमें एयर हो सकती है? एब्सेंस ऑफ एयर लाजमी है बेटा, वरना तो कंबशन हो जाएगी। मैंने लिखा नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर तो लाजमी है, वरना तो कंबशन हो जाएगी। ठीक है, क्रैकिंग दोनों में एब्सेंस ऑफ एयर लाजमी, क्योंकि एयर तो फिर कंबस्ट कर देगी। ठीक है बेटा, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। इस इंशाल्लाह ताला अगला सेशन सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार सेशन है। यहां तक याद रखिएगा, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं अभी 5-7 मिनट के बाद 8 बजे बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।